नमस्कार। वैश्विक जगत पर काफ़ी उथल-पुथल का माहौल है और इस बीच ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नेपाल में क्या राजतंत्र की वापसी होगी। 9 मार्च को जो पूर्व के राजा थे नेपाल के ज्ञानेंद्र शाह, उनकी त्रिभुवन एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत की गई। जो भीड़ उमड़ करके आई उनके स्वागत के लिए, उसके असेसमेंट पर काफ़ी डिबेट चल रहा है। कुछ का कहना है कि 10,000 की भीड़ थी, कुछ का कहना है कि 1 लाख की भी भीड़ थी। किंग ज्ञानेंद्र शाह जो पहले थे, अब तो वो किंग नहीं हैं, वो पोखरा से अपने उनके जो रिसॉर्ट है वहाँ पर, पोखरा एक टूरिस्ट प्लेस है नेपाल में, घाटियों के बीच में, काठमांडू से ज़्यादा दूर नहीं है, करीबन 5 से 6 घंटे की दूरी है वहाँ से। वहाँ से वे प्लेन से काठमांडू त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट आए और ज़बरदस्त उनकी स्वागत करी गई। और उनके स्वागत के बाद, उमड़ी भीड़ के बाद लोगों का ऐसा मानना है कि नेपाल के लोग अब राजतंत्र वापस चाहते हैं। क्यों चाहते हैं, इसके ऊपर भी काफ़ी डिबेट चल रहा है इंटेलेक्चुअल क्लास में, फॉरेन मीडिया में और नेपाल का ये जो डेवलपमेंट है, वो वैश्विक मंच पर इसकी इसके ऊपर टिप्पणी करी जा रही है। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि नेपाल में राजतंत्र खत्म हुआ क्यों? बहुत ही वायलेंट हुआ था। ज्ञानेंद्र शाह के बड़े भाई जो थे, उनके परिवार का पूरा खात्मा हो गया था एक वायलेंट विद इन द फैमिली अटैक में, और उसके बाद जो प्रक्रिया शुरू हुई, उसके बाद डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र को बहाल किया गया और चुनाव हुए और कई सारे पार्टियां वहां पर आ गईं। अब जो नेपाल के पास अनुभव है लोकतंत्र का, वो अनुभव, उसके ऊपर भी काफ़ी डिबेट है कि लोकतंत्र शायद नेपाल को सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र है और इकलौता एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ था नेपाल पहले, जहाँ की हिंदू राजा था। लेकिन अब वो समाप्त हो गया। बगल में, पास में ही भूटान में भी लोकतंत्र आ गया, लेकिन वहाँ पर जो राजा हैं, उनकी अभी भी अहमियत बहुत ज़्यादा है। वो पोस्ट, वो पोज़ीशन ख़त्म नहीं हुआ है। भूटान में अब भी राजा हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर चुन कर के आते हैं, चुनाव होता है और उस प्रक्रिया में कई सारे पावर्स भूटान के राजा ने डेलीगेट किए हुए हैं। जो कुछ टिप्पणीकार हैं, जो विश्लेषज्ञ हैं नेपाल की राजनीति के बारे में, वो वो वहाँ पर नेपाल में जातियों के बीच जो कशमकश है, उसकी उसका परिणाम मानते हैं कि ज्ञानेंद्र शाह की इतनी जोरदार वापसी हुई और लोग चाहते हैं कि वो वापस मोनार्की यानी कि राजतंत्र नेपाल में स्थापित हो जाए। खास करके विशेष तौर पर ठाकुरी और क्षेत्री, ये 2 जाति हैं जो कि पहले जब राजतंत्र हुआ करता था, तब ये सत्ता भोग किया करते थे, लेकिन लोकतंत्र आ जाने के बाद ठाकुरी और क्षेत्री दोनों ही जाति वर्ग के लोग अपने आप को ऐसा समझते हैं कि सत्ता से वो काफ़ी दूर हो गए, पावर पॉलिटिक्स से काफ़ी वो दूर हो गए। और एक जो तीसरी जाति थी, वो मजबूत हो गई, जो कि पहले स्पिरिचुअल काम, पूजा-पाठ, ये मोरालिटी, इन धर्म काम का काम किया करते थे। अब वो उनके पास सत्ता की चाबी आ गई। तो ये जो ठाकुरी और क्षेत्रीय जाति हैं, इनमें ज़्यादा कह सकते हैं कि सपोर्ट है कि राजतंत्र की वापसी करी जाए। अगर निष्पक्ष रूप से एनालिसिस किया जाए कि नेपाल का लोकतंत्र पिछले 2 दशक में कैसा रहा है, तो कोई अच्छा कहने की इसमें गुंजाइश बहुत कम दिखती है। सबसे बड़ी बात कि अस्थिरता, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना के बराबर है, फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है, कई सारी पार्टियां हैं वहाँ पर, हर चुनाव में 2-3 नई पार्टियां आ जाती हैं वहाँ पर। सत्ता में कहीं न कहीं साठ-गाँठ, बिहाइंड द डोर वाली जो डील डील मेकिंग होती है, वो हर चुनाव के बाद होती है और उस तरह से राजनीतिक अस्थिरता नेपाल का चरित्र बन चुका है, जब से लोकतंत्र आया है।
और जब भी राजनीतिक अस्थिरता होती है तो भ्रष्टाचार उसका एक नेचुरल कॉन्सेक्वेंस है और कहीं न कहीं नेपाल के लोगों में ऐसा लगता है कि लोकतंत्र से उन्हें भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ मिला नहीं। ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि अफ़सोस है नेपाल की जनता में कि जो लोकतंत्र है, वो लोगों के काम नहीं आकर करके कुछ विशेष वर्ग के ही काम में आ रहा है और इस वजह से नाराज़गी बढ़ती जा रही है। नेपाल के पहले के प्रधानमंत्री प्रचंड, जिनका पूरा नाम है पुष्प कुमार दहल उर्फ प्रचंड, उनका कहना है कि ज्ञानेंद्र शाह की ही गलती थी कि लोकतंत्र नेपाल में आया। जिस तरह से जब राजतंत्र था और उस समय जो राजनीतिक पार्टियां थी उनको सत्ता में साझेदारी नहीं करने दिया उन्होंने और पावर्स डेलीगेट नहीं किए, उसकी वजह से ही विद्रोह की आ, माहौल मित्र विद्रोह का माहौल नेपाल में बना और राजतंत्र खत्म हुआ। तो ऐसे में प्रचंड, जो कि अपने आप को एक कम्युनिस्ट जो कि एक कम्युनिस्ट नेता हैं, उनका मानना है कि ज्ञानेंद्र शाह की ही गलतियों की वजह से राजतंत्र नेपाल में खत्म हुआ। लेकिन इन सभी बातों से अलग हट करके एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर कि वैश्विक मंच पर जितने भी टिप्पणीकार हैं, विश्लेषज्ञ हैं, वो अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं। गौर कीजिए, नेपाल में जो चीन का दूतावास है और जो चीन का वहाँ पर एम्बेसडर है, उसकी गतिविधि को आप ट्रैक कीजिए। नेपाल के छोटे-मोटे जितने भी आप इवेंट एक्टिविटीज़ होते हैं, वहाँ पर चीन के दूतावास का आप भागीदारी देखेंगे। जो चीनी एम्बेसडर हैं काठमांडू में, उनकी जो दखल-अंदाज़ी है नेपाल की राजनीति में, कहीं न कहीं ये एक बड़ा कारण बनता जा रहा है कि जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं नेपाल में, उनकी विश्वसनीयता कम हो रही है। हर चुनाव के बाद जितने भी नेपाल के मुख्य धारा के राजनीतिज्ञ हैं, वो पेइचिंग जाते हैं, चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मिलते हैं और नेपाल के लोगों को ऐसा लगता है कि इनकी जो लॉयल्टी है, वो चीन के कम्युनिस्ट पार्टी से ज़्यादा है और लोगों से कम है। और इस वजह से नेपाल में लोकतंत्र के अनुभव को बहुत ही नेगेटिव वे में देखा जा रहा है। भ्रष्टाचार का भी आलम है। अब भ्रष्टाचार का ऐसा आलम है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति ने यूएस एड को बंद कर दिया, तो नेपाल की जो हेल्थ सर्विसेज़ हैं, जो स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं, उस पर काफ़ी बड़ा असर आ गया। अब एक देश जिसने कि 2 दशक से अधिक का समय लोकतंत्र को दे दिया है, वहाँ पर एक छोटा-सा अमेरिकी कार्यक्रम बंद हो जाने के बाद नेपाल में अगर स्वास्थ्य की व्यवस्था चरमरा जाए, तो ये एक परिलक्षित करता है कि नेपाल में जो शासन आज की तारीख में है, वो सही दिशा में नहीं जा रहा है। जो बेसिक एक्सपेक्टेशंस हैं, जो बुनियादी जो एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों के, अगर वो सरकार पूरा नहीं कर पाती है, तो ऐसे में नेपाल के लोकतंत्र से लोगों का विश्वास उठना लाज़मी है। एक और बड़ी बात है, कुमारी पूजा होता है नेपाल में। जो प्री प्यूबर्टिक एज की जो लड़की होती हैं, उन्हें चुना जाता है गॉडेस के रूप में, वो गॉडेस ऑफ नेपाल बनती हैं, देवी बनती हैं नेपाल की और पूरे नेपाल में उनकी पूजा करने की, आराधना करने की ये सदियों पुरानी एक प्रथा है। मूल रूप से नेपाल के जो लोग हैं, उनका स्वभाव धार्मिक है। धार्मिक है, स्पिरिचुअल है, रिलिजन के प्रति अटैचमेंट है, लेकिन लोकतंत्र के मुख्य धारा में जो लोग हैं, वो अधिकतर कम्युनिस्ट हैं। तो नेपाली कांग्रेस को अगर एक छोड़ दें, मेनस्ट्रीम पार्टी है और थोड़ा बहुत जो छोटी-मोटी पार्टियाँ आई हैं मधेसी इलाके में, उनको अगर छोड़ दें, तो डोमिनेंस जो है, वो कम्युनिस्टों का नेपाल की राजनीति में है। जनता का भाव जो है धार्मिक है, नेताओं का जो भाव है
एथिस्ट वाला है, कम्युनिस्ट वाला है, क्योंकि कम्युनिस्ट अपने आप को वो कहते हैं कि वो धर्म और इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं। तो ये जो विरोधाभास है, नेपाल के राजनीति में और नेपाल के सामाजिक जीवन में, ये एक बड़ा कारण भी हो सकता है कि ज्ञानेंद्र शाह की जो इतनी जोरदार स्वागत करी गई है त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। एक और बात हो सकता है कि अभी जो महाकुंभ प्रयागराज में हुआ, वहाँ भी नेपाल से लाखों की संख्या में लोग आए और आज के तारीख में पूरे विश्व से अगर देखें पूरे विश्व में तो लेफ्ट आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी बैक फुट पर है। आप यूरोप में देख लें, अमेरिका में देखें, लैटिन अमेरिका में देखें, तो लैटिन अमेरिका एक अपवाद है क्योंकि मेक्सिको अगर ले लें तो वहाँ पर लेफ्ट विंग थोड़ा असरदार हो रहा है। ब्राज़ील में भी लेफ्ट स्ट्रॉन्ग है, पेरू में भी लेफ्ट स्ट्रॉन्ग है, तो लैटिन अमेरिका एक अपवाद है जहाँ की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी काफ़ी मजबूत हो रहा है। लेकिन यूरोप में जो राइट विंग आइडियोलॉजी है वो उफान पर है। चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, इटली में तो सत्तासीन ही हैं। जॉर्जिया मेलोनी जो वहाँ की प्रधानमंत्री हैं, वो अपने आप को बहुत ही बड़ी राइट विंग नेता मानती हैं इटली की। और भारत में भी भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्षों से ज़्यादा समय से सत्ता में काबिज है, केंद्र में कई सारे राज्यों में सत्ता में है। तो और नेपाल चूँकि भारत का एक भाई वाला संबंध है, भारत और नेपाल के बीच में ओपन बॉर्डर सिस्टम है, नेपाल और भारत के लोग में आपस में काफ़ी ज़्यादा मित्रता है, रोटी-बेटी का रिश्ता है। तो ऐसे में भारत में जो राइट विंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का जो उफान आया है, उसका असर नेपाल में नहीं होगा, ये भी एक सवाल है जिसके ऊपर डिबेट करने की ज़रूरत है। क्या नेपाल में राजतंत्र वापस आएगा? आपके क्या विचार हैं? हमें लिख कर के बताएँ। चैनल का वीडियो का लिंक अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ साझा भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।